हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिलॉसफी, एक ऐसा दर्शन जो ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे इंपॉर्टेंट बन चुका है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज है जिसका, एंड अनडाउटली इट डिजर्व्स इट्स प्लेस। आज आप सभी जानते होंगे 21 जून इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे। क्यों? क्योंकि सच में ये इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी लाइफ को बेहतर करने की फिलॉसफी है, और इसको हम सच में बारीकी से समझ लें और इसको अप्लाई करें तो बिलीव मी वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ्स। तो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे और थोड़ा सा मैं इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली उसमें जो टर्मिनोलॉजी, जो उसमें शब्द यूज़ किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हो। तो पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट्स जो फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं या जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूपीएससी आईएएस के एग्जाम्स, और उसमें उन्होंने फिलॉसफी ऑप्शनल लिया हुआ है, तो उसमें टेक्निकल टर्म्स एज सच इंग्लिश वर्जन में भी आती हैं, तो दे मस्ट नो इट। तो लेट्स स्टार्ट कि आज पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं, क्योंकि योगा अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो केवल एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। मैं आने वाले टाइम में इसके और वर्जन लाता रहूँगा। तो आज मैं इसका बेसिक आपको बताने जा रहा हूँ। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। अगर बात करूँ तो योग की, आज सबसे पहले हम योग को जानेंगे कि एग्जैक्टली योग है क्या चीज़। देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चित्त, क्योंकि योग जब बात करते हैं, योग की डेफिनेशन में एक चित्त बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, चित्तवृत्ति निरोध। तो हम चित्त को समझेंगे एग्जैक्टली वो चित्त होता क्या है, हम वृत्ति को समझेंगे कि चित्तवृत्ति क्या होती है, एंड देन ये जो वृत्तिज हैं, ये आपको शायद टेक्निकल वर्ड्स लग रहे होंगे, बट बिलीव मी मैं इनको बड़े सिंप्लीफाइड वे में समझाने जा रहा हूँ। जब इसको समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये जो चित्त वृत्तिज हैं, तो इनकी वृत्तियों की वजह से चित्त की क्या क्या स्टेजेस होते हैं, क्या क्या अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, उसकी बात करेंगे हम। एंड इन वृत्तियों से अपने आप को अलग कर पाना, दैट इज रेस्ट्रेंट, उनको रोक पाना, उसको समझेंगे, दैट इज निरोध। चलिए अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली योगा फिलॉसफी क्या है। तो सबसे पहले मैं योग को डिफाइन करूं तो इसकी सिंपल डेफिनेशन दी हुई है, योग चित्त वृत्ति निरोध। और मैं इसकी डेफिनेशन को अलग अलग टर्म्स में एक्सप्लेन करूं तो हमें इसकी अलग अलग टर्म्स को समझना होगा। योग चित्त वृत्ति निरोध मीन्स योग चित्त की वृत्तियों का निरोध, इसका नाम है योग। बेसिकली योगा इज द सेसेशन ऑफ द फ्लक्चुएशंस और मॉडिफिकेशंस और चेंजेस दैट आर अकरिंग टू आवर माइंड स्टफ ऑल द टाइम। चित्त का मतलब ध्यान रख के चलना, केवल माइंड नहीं है। चित्त माइंड चित्त का एक पार्ट है, तो चित्त को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब हम इसमें से अगर अलग अलग टर्म्स को निकालें तो एक टर्म निकलती है चित्त। ये चित्त क्या है, इसको समझेंगे। सेकेंड टर्म दैट कम्स इज वृत्ति। ये वृत्तियां क्या होती हैं? चित्त वृत्ति निरोध। निरोध आप जानते होंगे, उसको रोक पाना। तो चित्त की वृत्तियों को रोकना, दैट इज चित्त वृत्ति निरोध, और इसी का नाम क्या है? योग। तो पहले हम इन तीनों टर्म्स को अलग से समझ लेंगे तो हम डेफिनेटली इसकी अलग अलग स्टेजेस को भी समझ पाएंगे। तो ओवरऑल मैं कहूं तो जो लगातार हमारे माइंड में फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, अगेन लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं माइंड यूज कर रहा हूं चित्त के लिए, बट एग्जैक्टली चित्त क्या होता है वो केवल माइंड नहीं है, उसको समझाऊंगा। बट इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इट माइंड, क्योंकि हम इसको नॉर्मल मन के रूप में, माइंड के रूप में जानते हैं। तो मन में जो लगातार हमारी फ्लक्चुएशंस, डिस्टर्बेंसेस आती हैं, उसी को हम वृत्ति बोलते हैं। तो अब हम इसको एक एक टर्म को अलग से समझ लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस चित्त। चित्त की जब हम बात करते हैं तो चित्त इज नॉट वन थिंग, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। फर्स्ट वन इज इंटेलेक्ट, जिसको हम बुद्धि बोलते हैं। द सेकेंड वन इज ईगो या अहंकार। एंड लेट मी क्लैरिफाई कि ये अहंकार या ईगो क्या होता है। ये अगर हम नॉर्मल भाषा में जिसको बोलते हैं घमंड, ये घमंड से अलग होता है। ईगो या अहंकार का मतलब है अहंकार, मीन्स मैं करने वाला हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है। मेरी ईगो मीन्स मेरी पहचान। हम नॉर्मल भाषा में जब कभी ईगो के बारे में यूज करते हैं कि वो पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, उसमें बहुत ज़्यादा ईगो है, तो इट मीन्स कि वो अपनी आइडेंटिटी को इतना बड़ा मानता है। फॉर एग्जाम्पल मे बी कि ही इज़ वेरी रिच, तो वो रिचनेस जो है उसकी आइडेंटिटी है। वो बहुत पावरफुल है, वो पावरफुल होना उसकी आइडेंटिटी है। तो अपनी पावर को, अपनी रिचनेस को, अपनी आइडेंटिटी को इतना डोमिनेट कर लेता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि उसमें ईगो बहुत है। मीन्स अपनी पहचान से अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलेट करता है वो। बट ईगो एग्जैक्टली मीन्स आइडेंटिटी, माई आइडेंटिटी, दैट इज अहंकार। देन माइंड, मेरा मन, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं मनस।
तो इन तीनों चीजों को कॉम्बाइन फॉर्म जो होती है दैट इज चित्त। बेसिकली अगर मैं बात करूं सांख्य फिलॉसफी, जिसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, तो योगा फिलॉसफी सांख्य फिलॉसफी के ही टर्मिनोलॉजी को यूज करता है। और सांख्य फिलॉसफी या योगा दर्शन जो भी है, ये मानते हैं कि हम या ये पूरा वर्ड या जिसको जगत बोलते हैं, ये बना हुआ है किससे? पुरुष और प्रकृति। पुरुष का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना, जिसको हम सेल्फ भी बोल सकते हैं। मीन्स मेरे अंदर जो प्योर कॉन्शियसनेस है, चेतना, जिसको हम नॉर्मल भाषा में हम आत्मा भी बोलते हैं, उसको सांख्य दर्शन या योग दर्शन में पुरुष का नाम दिया गया है। और दूसरी चीज है प्रकृति। प्रकृति मीन्स मटेरियल कॉज, जो मेरा मैटर है, ये जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी है, ये बॉडी किसकी है? मैटर की, सब्सटेंस। तो प्रकृति मटेरियल और पुरुष कॉन्शियसनेस जब दोनों मिलते हैं तो इस पूरे वर्ल्ड की क्रिएशन होती है। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ सांख्या, और उसी फिलॉसफी को योग दर्शन भी अपनाता है। तो इनके अकॉर्डिंग ये जो हमारा इंटेलेक्ट है, ईगो है, ये माइंड है, ये पुरुष नहीं है, ये कॉन्शियसनेस नहीं है, ये बेसिकली प्रकृति का पार्ट है। मीन्स भौतिक है, मटेरियलिस्टिक है। क्योंकि पुरुष जब प्रकृति से एसोसिएट होता है, उसके नजदीक आता है, तो प्रकृति के अंदर तीन नेचुरल क्वालिटीज, तीन गुण बोलते हैं उसको, तीन गुण होते हैं, सत्व, रजस, तमस। मैं आज उनको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ कि बहुत लंबी वीडियो जाएगी, मैं उनके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, सत्व, रजस, तमस क्या होता है। तो बेसिकली वो तीनों गुण जो है प्रकृति के, वो इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस में है। लेकिन जैसे पुरुष यानी कि कॉन्शियसनेस प्रकृति के नजदीक आती है, तो प्रकृति के ये तीनों गुण जो है ये डिस्टर्ब होते हैं, और इक्विलिब्रियम बिगड़ने की वजह से अलग अलग फॉर्म्स क्रिएट होती हैं, जिसको हम बोलते हैं जगत। तो ये जो माइंड, ईगो, माइंड और इंटेलेक्ट है, ये प्रकृति से हमें मिला है। ये कॉन्शियसनेस अपने आप में नहीं है, बट क्योंकि कॉन्शियसनेस पुरुष प्रकृति के सबसे नजदीक आया, तो इसलिए इन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पुरुष का यानी कि कॉन्शियसनेस का यानी कि चेतना का होता है। लेकिन अपने आप में ये तीनों कॉन्शियसनेस से यानी कि सेल्फ से, हम जब भी आइडेंटिफाई करते हैं सेल्फ को, तो हम कहने के लिए कह सकते हैं कि मेरा माइंड मैं हूं, मेरी इंटेलेक्ट मैं हूं, बट मैं वो नहीं हूं, मैं उन सबसे अलग हूं। दैट इज माई प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर चेतना, जिसको बोलते हैं शुद्ध चेतना। तो आज हम इसी चीज को समझेंगे कि ये चित्त और वो जो पुरुष जिसकी कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, वो कैसे आपस में इंटरेक्ट होने की वजह से माइंड में, ये चित्ता में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं। क्योंकि पुरुष या वो चेतना या कॉन्शियसनेस, क्योंकि सबसे पहले उससे ये तीन चीजें पैदा होती हैं प्रकृति से, इसलिए कभी कभी कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस अपने आप को इसी के साथ रिलेट कर लेती है। और ये तीनों जो हैं, ये चित्त जो हमारा है, ये हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म है, एक मीडियम है, कि मैं बाहर की दुनिया को इस चित्त के थ्रू ही जान पाता हूं। लेकिन चित्त बाहर के ऑब्जेक्ट के साथ, लोगों के साथ, सिचुएशन के साथ जब एसोसिएट होता है, रिलेट करता है, तो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं। और उसी को अगर मैं कहूं तो हम उसको बोलते हैं वृत्तिस। मीन्स जब ये मेरा चित्त बाहर सिचुएशन के साथ अलग अलग हालात फेस करते हैं, सिचुएशंस फेस करते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग उनके एक्शन होते हैं, अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं, अलग अलग चीज़ों से हम एसोसिएट होते हैं। मीन्स बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जब हम उससे रिलेट करते हैं अपने आप को, मीन्स चित्ता उनसे रिलेट करता है, तो उसका इन्फ्लुएंस चित्त पे इतना होता है कि चित्त उनके जैसा अपने आप को समझने लग जाता है, उसी की फॉर्म ले लेता है। अगर इन शॉर्ट में एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो इट कुड बी वेरी क्लियर कि चित्त जो हमारा है, ये बेसिकली एक कैमरे की तरह है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कैमरा है, हम कहीं जाते हैं, वहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं, हम उस सिचुएशन से वापस आ जाते हैं, और फिर आके अपने कैमरे को खोलते हैं, उसके अलग अलग फोल्डर्स में अलग अलग जो हमने फोटोज सेव करी हैं उसको निकालते हैं। तो व्हाट हैपन्स, हम उस वक्त उन फोटोज को देख के अपने आप को उसी सिचुएशन से रिलेट कर रहे होते हैं, हालांकि हम उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं। तो चित्त भी हमारा एक तरह से वो कैमरा ही है कि हम जैसे लोगों के साथ, जैसे सिचुएशन के साथ डील करते हैं, हम अपने चित्त को उन्हीं के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेते हैं। इसी मॉडिफिकेशन को, इसी चेंजेस को जो चित्त में आ रही हैं, हम वृत्ति का नाम देते हैं। तो माइंड में वो जो हमारे चित्ता में जो वृत्तिज आ रही हैं, वो चेंजेस, मॉडिफिकेशंस या फ्लक्चुएशंस, उन सब चीज़ों की वजह से हमारी जो कॉन्शियसनेस है, पुरुष चेतना, सेल्फ जिसको बोल सकता हूँ कि मैं सेल्फ अलग हूँ चित्त से, तो उसका प्रभाव इस चित्ता के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो वो भी अपने आप को कभी चित्त समझता है, और मैं सेल्फ, मैं भी उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ। तो मैं अपनी आप को भूल के मैं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करता हूँ, और यही वजह बनती है इन वृत्तियों की, इन फ्लक्चुएशंस की। जबकि रियल सेंस में ये पुरुष या सेल्फ या मेरी कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, आई एम इनफैक्ट प्योर कॉन्शियसनेस,
अगर मैं आज अपनी सेंसेस की बात करूं, ये आंखें देखने का काम करती हैं, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड को देख रही हैं, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को देख रही हैं, बट आंखें मेरे सेंस ऑर्गन्स हैं बाहर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। लेकिन जो बाहर से इंफॉर्मेशन ले रहा हूं उसको प्रोसेस कौन कर रहा है? मेरा माइंड। माइंड किसका पार्ट है? चित्त। अगेन माइंड चित्त का पार्ट है, और चित्त के ऊपर सबसे ज्यादा नजदीक क्या है? मेरी प्योर कॉन्शियसनेस। तो मैं अपनी प्योर कॉन्शियसनेस को भूल के मैं अपने आप को कभी चित्त समझ लेता हूं, और इसी वजह से मैं बाहर के ऑब्जेक्ट के साथ, बाहर की दुनिया के साथ इतना रिलेट कर लेता हूं कि मैं शायद उसमें खो जाता हूं। तो मेरा रियल सेल्फ, व्हाट आई एम एग्जैक्टली, वो प्योर कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, और इसी को नाम दिया गया है वृत्ति। अब मैं वृत्ति की बात करूं तो वृत्ति कितनी तरह की हो सकती है, इनकी हमारी अलग अलग चित्त की अलग अलग स्टेजेस, इन वृत्तियों की वजह से क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली स्टेज होती है शिप्त अवस्था। शिप्त अवस्था मीन्स रेस्टलेस स्टेज। रेस्टलेस, जैसे आप नाम से समझ सकते हैं कि इस वक्त मैं अपने चित्त में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस ला रहा हूं, इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस मेरे अंदर क्रिएट हो चुकी है। इसको सही मायने में कहूं तो आई कैन कॉल इट डिस्टर्ब्ड स्टेट, कि बिल्कुल एकदम शिप्त अवस्था मीन्स बिल्कुल डिस्टर्ब हूं। मैं किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा हूं। बार बार अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग लोग, अलग अलग चीजें जो मेरे साथ बाहर, जिनके साथ मैं इंटरेक्ट कर चुका हूं, जिनसे डील कर चुका हूं, जिन सिचुएशन से निकल चुका हूं, वो भले ही खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मेरे चित्त में वो सब पड़ी हुई हैं, वो कैमरे की तरह, फोल्डर्स की तरह अलग अलग पड़े हुए हैं, और मैं बार बार उन्हीं चीज़ों को याद करके अपने आप को उन्हीं के साथ आइडेंटिफाई कर रहा हूं। तो उस वक्त मैं शिप्त अवस्था में हूं, और ये लोवेस्ट स्टेज होती है हमारे चित्त की। इसके बाद सेकंड स्टेज है मूढ़ अवस्था। मूढ़ अवस्था मतलब इसको बोलते हैं डल या ब्लाइंडेड स्टेज, कि आई एम टोटली ब्लाइंड, मेरे पास कोई आइडियाज नहीं आ रहे हैं, किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा हूं। पहली स्टेज में मैं कहूं तो जो मैं 3 गुण बताए थे प्रकृति के, वो हमारे भी 3 गुण है। इस जगत में, इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं सब प्रकृति से बनी है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण है, सत्व रजस तमस। सत्व इन शॉर्ट में कहूं तो एक प्योरेस्ट जिसे कह सकते हैं, प्योर क्वालिटी हमारी, उसको हम वाइट से रिलेट करते हैं, जैसे वाइट कामनेस का सिंबल है, तो सत्व वाइट से रिलेट किया जा सकता है, मीन्स प्योर फॉर्म, प्योर क्वालिटीज, शांत, कामनेस, काइंडनेस, वो क्या है? सत्व है। देन कम्स रजस। रजस इज, इट सिंबलाइजेस इटसेल्फ विद रेड कलर। रेड जैसे मैं कहूं पैशन का, एक्टिविटी का, तो रज में एक्शन ज्यादा होता है। तो पहली जो शिप्त अवस्था है इसमें सत्व कम होता है, रजस ज्यादा होता है कि हम हाइपर एक्टिव होते हैं, और तीसरी जो क्वालिटी, तीसरा जो गुण होता है तमस। तमस को मैं कहूं तो डार्क साइड, इट सिंबलाइजेस इटसेल्फ विद ब्लैक कलर। तो ब्लैक एक डार्कनेस का सिंबल है, एक नेगेटिविटी का सिंबल है। तो शिप्त अवस्था में 2 क्वालिटीज, रज और तम, रजस और तमस, ये दोनों ज्यादा डोमिनेट करते हैं, सत्व कम होता है, इसलिए इसको बोला गया शिप्त अवस्था। सेकंड स्टेज मूढ़ावस्था में सत्व तो होता ही नहीं है, उसमें रजस भी खत्म हो जाता है, मीन्स एनर्जी खत्म हो जाती है, हम कुछ एक्शन भी नहीं ले जाते हैं, वी बिकम टोटली लेथार्जिक। इसमें तमस ज्यादा डोमिनेट करता है कि हम सोए रहें, आलस करते रहें, चीजों को टालते रहें, वो स्टेज होती है मूढ़ अवस्था। देन कम्स विक्षिप्त। विक्षिप्त स्टेज जो है ये डिस्ट्रैक्टेड स्टेज कहलाती है। डिस्ट्रैक्टेड का मतलब क्या है? ये शिप्त अवस्था से थोड़ी बेटर है, बट इसमें क्या है कि मैं एक चीज पे फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं, बट बीच बीच में कहीं ना कहीं कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं। यहां पर क्या था, मैं फोकस किसी चीज पे कर भी नहीं पा रहा था, मेरा चित्त बार बार कभी एक चीज पे जा रहा है, कभी दूसरी पे, कभी तीसरी पे, कभी किसी पे, मीन्स मैं किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं हो पा रहा था, वो शिफ्ट थी। लेकिन विक्षिप्त में मैं एक चीज पे फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं, बट डिस्ट्रैक्शन की वजह से बार बार वहां से हट रहा हूं। तो इसमें, जैसे इसमें मैंने कहा तमस और रजस ज्यादा था, इसमें सत्व और रजस ज्यादा है। रजस हमें हाइपर एक्टिव मोड में रखता है, बट कहीं ना कहीं मैं फोकस होने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल सुना होगा कई लोगों से, या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, कि कई बार लोग कहते हैं मैं मेडिटेशन करना चाहता हूं, ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन जब ध्यान करने बैठता हूं तो मेरे माइंड के अंदर इतने अलग अलग विचार आते हैं कि वो डिस्टर्ब होता रहता है। तो वो अवस्था कौन सी है? विक्षिप्त। मैं पढ़ने बैठ रहा हूं, मीन्स कोशिश है मेरी कुछ अच्छा करने की, लेकिन बीच बीच में मन करता है कुछ खाने चला जाऊं, मन करता है थोड़ी देर टीवी देख के आ जाऊं, बार बार ध्यान आता है मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे होंगे, तो बीच में डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, बट अदरवाइज कुछ करना अच्छा चाह रहा हूं, एक चीज पे फोकस होने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो हो गई विक्षिप्त स्टेज। इसमें सत्व और रजस ये 2 चीजें होती हैं। शिप्त में तमस और रजस 2 ज्यादा होते हैं, और मूढ़ा में ओनली तमस कह सकते हो, ज्यादा डोमिनेट करता है। ऑफकोर्स ये तीनों जो क्वालिटीज हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक क्वालिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, बट अदर क्वालिटीज डोमिनेट करती हैं, तो 1 या 2 क्वालिटीज कम हो जाती हैं। देन कम्स एकाग्र स्टेज। एकाग्र जैसे नाम से आपको पता होगा, कंसंट्रेशन, एक चीज पे हम फोकस कर पाते हैं, सिंगल पॉइंटेड।
इस केस में हमारा सत्व डोमिनेट कर रहा है, मीन्स हम एक जगह फोकस कर रहे हैं, एक प्योरिटी की फॉर्म में आ रहे हैं। बट इससे भी एक बेटर स्टेज होती है जिसको बोलते हैं निरुद्ध। निरुद्ध का मतलब अभी तक एकाग्र में मैं एक ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहा था, बाकी सब ऑब्जेक्ट से अपनी सेंसेस को, अपने चित्ता को विड्रॉ कर लिया था, लेकिन एक ऑब्जेक्ट पे फोकस था, दैट वाज एकाग्र। लेकिन जब निरुद्ध की बात करते हैं, रेस्ट्रेंट स्टेज, कंट्रोल स्टेज जिसको बोल सकते हैं, कि मैं इतना कंट्रोल कर चुका हूं कि मैंने अपनी चित्त को, अपने सेंसेस को, अपने माइंड को हर चीज से विड्रॉ कर लिया है। मीन्स अब एक ऑब्जेक्ट भी नहीं बचा। दिस इज नाउ आई एम इन प्योरेस्ट फॉर्म, प्योर कॉन्शियसनेस। दिस इज निरुद्ध स्टेज। और अगर मैं योग की बात करूं तो ये जो लास्ट की 2 स्टेजेस हैं, ओनली दीज 2 स्टेजेस आर कंड्यूसिव टू योग। क्योंकि योग बेसिकली क्या है, चित्त वृत्ति निरोध। इन चित्त की जो वृत्तियां हैं उससे बाहर निकल पाना। तो या तो ये स्टेज है कि मैं बहुत सारी वृत्तियों से निकल के एक चीज पे रह गया हूं, एक ऑब्जेक्ट पे फोकस रह गया मेरा, एंड देन कम्स रेस्ट्रेंट स्टेज कि मैं सारी वृत्तियों से, सभी चीजों से बाहर निकल चुका हूं, दैट इज माई प्योर कॉन्शियसनेस। इसी का नाम है योग, चित्त वृत्ति निरोध। निरोध मीन्स अपने आप को रोक पाना उससे। तो आई थिंक ये आपको चित्त वृत्ति की अलग अलग स्टेजेस समझ आ गई होंगी, एंड डेफिनेटली यू कैन रिलेट योरसेल्फ विद दिस वृत्तिस, दिस डिस्ट्रैक्शंस, दिस स्टेजेस। अब बात करते हैं कि ये 2 स्टेजेस हम समझ गए, योग के लिए बहुत कंड्यूसिव है। अब बात करते हैं कि फाइनली जो डेफिनेशन है योग की, चित्त वृत्ति निरोध। निरोध एग्जैक्टली क्या है? निरोध स्टैंड्स फॉर विड्रॉल फ्रॉम वृत्तिस, कि उन वृत्ति से अपने आप को बिल्कुल विड्रॉ कर लेना, एंड सेपरेटिंग सेल्फ फ्रॉम चित्ता, यानी कि अपने आप को चित्त से भी, जैसे आपको बताया चित्त भी क्या है, प्रकृति का पार्ट है। सेल्फ, मेरी जो रियल कॉन्शियसनेस है वो क्या है, पुरुष। तो पुरुष जब प्रकृति को अपने आप से अलग कर लेता है तो पुरुष इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, उसी को हम बोलते हैं आत्मा, उसी को हम सेल्फ बोल सकते हैं। तो मैं जब अपने आप को, सेल्फ को, चित्त क्योंकि बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है बाहर, क्योंकि बाहर हमारे लिए वो मीडियम है बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करने का, तो वो अपने आप को बाहर की सिचुएशन के साथ मॉडिफाई करता है, चेंजेस आती हैं उसके अंदर, डिस्टर्बेंस आती हैं। बट जब मैं अपने आप को अलग करता हूं कि मैं ये चित्त नहीं हूं, दिस इज योग। और योग इसी का नाम है, सेपरेटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस ऑफ द चित्त। आज मैंने सिंपली आपको कुछ टर्म्स बताई हैं, एग्जैक्टली योग होता क्या है ये बताया, लेकिन ये निरोध तक कैसे पहुंचना है, हमने इस रेस्ट्रेंट स्टेज में कैसे पहुंचना है, उसके लिए योग में, जिसको बोलते हैं अष्टांग योग, 8 अंग हैं उसके, 8 लिम्स ऑफ योगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो जो 8 लिम्स हैं, हमारे 8 अंग हैं योग के अलग अलग, उनका क्या पर्पस है, उनका प्रैक्टिकल लाइफ में, आज की मॉडर्न लाइफ में कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर लाने वाला हूं। तो प्लीज़ अगर आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं ऐसी वीडियोज़ और लाता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लाने वाला हूँ कि हम इस योग के जो 8 अंग हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, और कैसे आज मॉडर्न लाइफ में भी योग को यूज़ करते हुए अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं। ये जो माइंड की फ्लक्चुएशंस हैं, अनडाउटली आज इसकी अगर मैं यूटिलिटी कहूँ, योग की सबसे ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक मैं रिलैक्स नहीं रहूँगा मेरे डिसीजंस, मेरे एक्शंस, मेरे बिहेवियर्स कभी अच्छे नहीं हो सकते। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने आप को इन वृत्तियों से होते हुए अपने आप को अलग कर पाऊं, और वो किससे कर सकते हैं, वो जब 8 स्टेजेस फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन रीच टू दैट स्टेज। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।